चलो प्लीज ओपन योर नोटबुक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगले 3-4 टॉपिक्स को एक साथ लिंक करेगा। तो प्लीज, ये तुम्हारे लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इसलिए क्लास में नॉइज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चे आ चुके हैं सारे? कोई रहता है? ईशान रहता है सिर्फ, है ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, प्लीज नोट डाउन। कोई बात नहीं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? देखो सुनो, पहले इसको जनरल लाइफ में समझ लेते थोड़ा सा। पहले देखो, ऐसा देखा जाता है कि अगर मान लो पाइप में अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, मैं जो लिक्विड की बात कर रहा हूं वो स्ट्रीमलाइन लिक्विड है, राइट? तो पानी जब बाहर की तरफ निकलेगा पाइप से तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है v1। लेकिन अगर मैं इस एरिया को थोड़ा सा कम कर दूं, सपोज करो आगे से एरिया है वो थोड़ा सा हमने कम कर दिया, तो यही लिक्विड जो है वो v2 वेलोसिटी से निकल रहा है। और नेचुरली आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम एरिया को डिक्रीज करते तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। गाड़ी को धोते वक्त पाइप का मुंह बंद कर दो थोड़ा सा, लिक्विड तेजी से बाहर निकलेगा। इस चीज को हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है, इसी को इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं बेसिकली। मतलब कि मैं ये चीज प्रूव करने वाला हूं कि जो वेलोसिटी है इन द एंड, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम है पहले से बना हुआ, इस डायग्राम को आप जल्दी से बनाओ। यहाँ पर एक चीज समझ आ रही है कि कोई भी लिक्विड है जो वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो कर रहा है, पहले पाइप का साइज थोड़ा सा बड़ा था और आगे जाकर पाइप का साइज थोड़ा सा कम हो गया। प्लीज इसको बनाओ। हाँ, इस डायग्राम को बनाओ जल्दी से। ठीक है भाई, जल्दी बनाओ डायग्राम। इसको मैं भी साइड थोड़ा सा बना देता हूँ रफली यहाँ पर, ताकि मैं एक्सप्लेन भी कर सकूँ साथ साथ आपको कि वो क्या रहे यहाँ पर। यहाँ पर ना देखो मैंने क्या बनाया बेसिकली, सुनो प्लीज। यहाँ पर मैंने ऐसा बोला कि जब टाइम जीरो था तो मैंने दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लिक्विड को ऑब्जर्व करा। टाइम जीरो पर मान लो ये वाला लिक्विड यहाँ पर है और यहाँ वाला लिक्विड जो है इस पाइप वाला वो यहाँ पर है। मैंने दोनों को सेम टाइम दिया। लेट अस टेक कि मैंने इन टाइम इज इक्वल टू डेल्टा टी, मतलब थोड़ा सा टाइम दिया, 1 सेकेंड। मैंने एक चीज नोटिस करी कि 1 सेकेंड में जो ये वाली लेयर है लिक्विड की, ये यहां तक पहुंच जाएगी। 1 सेकेंड में ये लेयर ए डैश तक पहुंच जाएगी। मतलब इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी होगी? सपोज डेल्टा x1 कवर करी। उतने ही 1 सेकेंड के अंदर जो ये वाली लिक्विड की लेयर है ये यहां तक चली जाएगी, डेल्टा x2। ऑब्जर्व करने वाली बात ये है यहाँ पर कि ये बहुत कम हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुआ और ये थोड़ा सा ज्यादा हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुआ, राइट? इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है v2 और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है v1। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो v1 मतलब वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट कितनी है डेल्टा x1 इंटू टाइम कितना है, सॉरी, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं डेल्टा x अपॉन टाइम, यानी कि डेल्टा x1 यहां पर आएगा, यानी कि डेल्टा x1 कैन बी रिटन एज v1 इंटू टी या फिर v1 डेल्टा टी। टाइम सेम, या डेल्टा टी ले रखा तो डेल्टा टी लिख लो यहां पर, v1 डेल्टा टी। इतना ही टाइम में अगर मैं डेल्टा x2 को लिखना चाहूं तो वो क्या लिख सकता हूं मैं, v2 डेल्टा टी। तो मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को भी लिख दिया वेलोसिटी इनटू टाइम और इस डिस्प्लेसमेंट को भी लिख दिया वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या इतनी सी बात समझ आई? अब ऐसे करके मुझे यहां पर एक सिलेंडर नजर आ रहा है, ऐसा सिलेंडर जिसका एरिया तो बड़ा है बट हाइट कम है, और ये एक सिलेंडर जिसकी हाइट ज्यादा है कंपैरेटिवली बट एरिया छोटा है, राइट? तो पहले इसको इतना नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे बताता हूं जल्दी से। ये आपको सीबीएसई में भी हेल्प करेगा।
कोई भी बना लो, दोनों ही ठीक है। मेरे वाला बनाओगे तो भी ठीक है, वो बनाओगे तो भी ठीक है, बस थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। देखो हुआ क्या, फिर से बता देता हूं। लिक्विड मैंने एज्यूम करा ए पर, लिक्विड मैंने एज्यूम करा बी पर, मैंने टाइम को चलाया, मैंने बोला कि टाइम 0 पर लिक्विड ए पर है और दूसरा लिक्विड बी पर है। 1 सेकंड होते ही ये वाला तो इतना खिसक गया आगे, लेकिन वो वाला थोड़ा ज्यादा आगे खिसक गया। तो ये कितना खिसका डेल्टा x1, वो कितना खिसका डेल्टा x2। खिसकना मतलब डिस्प्लेसमेंट को लिख सकता हूँ वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम दोनों केस में मैंने सेम रखा ना, यहाँ पर भी टाइम सेम है और यहाँ पर भी टाइम सेम है। वेलोसिटी यहाँ पर v1 है, वहां पर v2 है, तो डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम में कन्वर्ट कर दिया बस। v1 वेलोसिटी है जिसको डेल्टा x1 बाय t लिख सकता था मैं। हाँ स्मॉल टाइम, डेल्टा टी मतलब बहुत छोटा टाइम लिया मैंने, 0 से 1 सेकंड, 0 से 0.1 सेकंड, कुछ ऐसा। हाँ कोई बात नहीं। बनाओ जल्दी से, इसको लिखो। इसके बाद ना एक चीज और कर सकते हैं हम, हाँ वॉल्यूम नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं जितना मास यहां से एंटर हो रहा होगा पर सेकंड में उतना ही मास निकल भी रहा होगा। वो तो मास को कन्वर्ट करके लिखेंगे ना। तो यहां पर मैं एक चीज लिख सकता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मास लगा सकता हूं, कहने का मतलब मास, यस मास एंटरिंग इन डेल्टा टी एट ए शुड बी इक्वल्स टू मास लीविंग इन सेम टाइम एट बी। मतलब जितना बी से पानी का मास निकल रहा होगा उतना अंदर भी एंटर, तभी तो लिक्विड का फ्लो हमेशा सेम है, कहीं भी एयर गैप नहीं आएगा। इसलिए मैं लिख सकता हूं यहां पर, सुनो, m1 इक्वल्स टू m2, मास को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। एक काम करते हैं ना, मैं इसको v1 लिखता हूं, इसको ρ1 लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं v2 इंटू ρ2। अल्थो मैं ये बात जानता हूं कि जो लिक्विड यहां पर वही लिक्विड यहां पर, डेंसिटी बाद में सेम कर देंगे। मैंने करा क्या, यहां पर फिर से देख लो, मास एंटरिंग इन डेल्टा टी एट ए, जितने टाइम में यहां पर मास एंटर होगा उतने टाइम में निकल जाएगा। ये चीज हमेशा कंटिन्यू हो रही है, तभी तो कहीं पर भी कोई एयर गैप नहीं है, जितना मास एंटर हुआ उतना ही निकल गया, जितना एंटर उतना ही निकल गया, तभी तो कहीं पर भी एक एयर बबल भी नहीं है, सारा का सारा लिक्विड फील्ड है। तो वॉल्यूम 1 का मतलब है इस सिलेंडर का वॉल्यूम। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, एरिया को लिख रहा हूं a1 इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही तो होता है वॉल्यूम। तो एरिया की जगह लिख दिया a1 और हाइट की जगह लिख दिया डेल्टा x1, साथ में क्या लिख दिया ρ1, और वहां पर भी यही बात लिखूंगा ना, a2 डेल्टा x2 ρ2। अब सुन एक मिनट, ये a1 डेल्टा x1 की जगह आएगा v1 डेल्टा t ρ1, a2 v2 डेल्टा t ρ2। क्या इतनी बात समझ आ गई क्या? अभी एक मिनट, अब फिर इसके बाद मैं लिखूंगा एज लिक्विड इज सेम इन बोथ एरियाज, सो ρ1 शुड बी इक्वल्स टू ρ2। अरे वाटर यहां पर है, वाटर वहां पर है, तो ρ1 ρ2 के बराबर होगा। अब देख क्या क्या कैंसिल होगा, यहां से यहां आएगा a1 v1 डेल्टा t ρ1 इक्वल्स टू a2 v2 डेल्टा t ρ2। ρ1 से ρ2 गया, डेल्टा से डेल्टा t क्या बचा, a1 v1 इक्वल्स टू, दिस इज माई प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब जब एरिया बढ़ेगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा। जल्दी से इसका प्रूफ नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। वेलोसिटी नहीं है भाई, ये वॉल्यूम है,
वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये तो होता है वॉल्यूम। एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, पाई आर स्क्वायर एरिया हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, वॉल्यूम तो हो गई। डेल्टा एक्स यहाँ पर हाइट का काम कर रहा है ना, और ये एरिया है। इस लेक्चर को तुम बाद में दोबारा भी देख सकते हो कि सर ने ये स्टेप कैसे किया था, तो ये सही फायदा रहेगा आपके लिए। जैसे मैकेनिक्स में करते थे, मैकेनिक्स के लेक्चर आज भी वैसे के वैसे पढ़े, तुम देख सकते हो कभी भी। उसके पढ़े पहले से, पहले उसके पहले से पढ़े। आगे चले गए, बर्नौली कराता हूँ साथ साथ ही। जो चीज मैं करा रहा हूँ ये सीबीएसई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्नौली करेंगे लेकिन मैं फिर भी अपने तरीके से कराऊंगा। मैंने तो कराई नहीं तुमको पर। अच्छा चल आगे चले क्या। वानी कहाँ पर आजकल, क्या कर रही है, शादी। ओके लिख लिया होगा अब तो। सुनो सुनो आगे चलते इससे। अब लिख लिया ना यार, इसके तो मैं सुंदर सुंदर नोट्स भी बनाकर दे सकता हूँ आपको पीडीएफ के, ऐसे एजिटेशन निकाल के दे दूंगा। चलो हैं, चलो अब ना सुनो, हमारा जो आज का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बर्नौली प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कंसेप्ट लिंक होते हैं इससे, ठीक है। बर्नौली थ्योरम क्या है पहले मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। आप ना बोलो यार, आप ये मान के चलो कि आपको कुछ नहीं आता। देखो सबसे पहले मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी यहां पर, प्लीज देखो एक बार। यहां पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी, यहां एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी इस तरह से। अब यहां पर मैं एक ऐसी ट्यूब बना रहा हूं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, जैसे कि ऐसे। ओके इस ट्यूब में खास बात पता है क्या है, इसका ये वाला एंड है h1 हाइट पर और ये वाला एंड है h2 हाइट पर। ऐसा करने से, हाइट का डिफरेंस देने से पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आ जाएगा। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ आई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग करने से काइनेटिक एनर्जी में भी फर्क आ जाएगा, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी और वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। तो यहां पर भी मैं वही वही जैसे पहले किया था, यहां पर ए बनाया और यहां पर फिर से वही बी, यहां पर फिर से वही ए डैश, कि कुछ गिवन टाइम में लिक्विड है इतना कवर कर लेगा, और यहां पर थोड़ा सा ज्यादा कर लेगा, यहां पर बना दिया बी डैश, ठीक है बात। यहां पर इस जगह पर लिक्विड की वेलोसिटी v1 है और यहां पर इस जगह पर लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है, v2। ये चीज फिर से डेल्टा x1 है और ये चीज फिर से कितनी है, डेल्टा x2। मतलब जो ट्यूब पहले सीधी थी उस ट्यूब को थोड़ा सा तिरछा कर दिया हमने। अब मैं प्रूफ क्या करने वाला हूं यहां पर। एक्चुअल में बर्नौली थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि फॉर आइडियल लिक्विड, अब आइडियल लिक्विड क्या होता है यार, देखो आइडियल गैस तो हम जानते हैं ना, आइडियल गैस क्या, जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को सेटिस्फाई कर दे, है ना। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलुसियस लॉ सभी को क्या सेटिस्फाई कर दे ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पर। ऐसा ना हो कि कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर हो, ऐसे आइडियल लिक्विड होता है। आइडियल लिक्विड की तीन प्रॉपर्टी होती है। आइडियल लिक्विड की तीन प्रॉपर्टी कोई बता सकता है क्या। पहली बात तो आइडियल लिक्विड हमेशा कैसा रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा, नॉन विस्कस रहेगा और इनकम्प्रेसिबल होगा, जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो अगर एक लिक्विड के पास तीनों ये वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी तो वो आइडियल लिक्विड की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि आज के टाइम में मैं बोलता हूँ व्हाट इज आइडियल स्टूडेंट, ऐसा जिसके इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोवर्स हो, क्रिकेट में भी अच्छा हो और हमेशा क्लास में भी टॉप आता हो। लेकिन ऐसा स्टूडेंट मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। अच्छे फॉलोवर मतलब 150 के फॉलोअर्स,
हमेशा स्नैपचैट पे भी, चलो व्हाट्सएवर, लेकिन 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 आज के टाइम में आइडियल स्टूडेंट मिलना मुश्किल है, इसी तरह से आइडियल लिक्विड मुश्किल है, आइडियल गैस मुश्किल है, क्लियर है। लेकिन हाँ, बर्नौली थ्योरम प्योरली एप्लीकेबल है आइडियल फ्लूइड पर। आइडियल फ्लूइड बोल रहा हूं मैं, यहां पर लिक्विड नहीं बोल रहा हूं। फ्लूइड कोई भी चीज हो सकती है जो फ्लो कर सके, इसको मैं एयर पर भी अप्लाई कर सकता हूं, एयर फ्लो कर सकती है। एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बर्नौली थ्योरम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पर एप्लीकेबल है। चैप्टर का नाम है फ्लूइड, एयर पर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिनोमिना जैसे जो मैं एयर से रिलेटेड पढ़ूंगा यहाँ पर, जैसे स्पिनिंग ऑफ बॉल, लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, तुमने तो पढ़ रखा है सीबीएसई में, है ना। लिक्विड के साथ साथ फ्लूइड पर भी एप्लीकेबल है, मतलब एयर में भी एप्लीकेबल होगी। तो बेसिकली स्टेटमेंट क्या, सुनो स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई है, इसको रब कर रहा हूं मैं यहां से, इसको सिर्फ स्टेटमेंट क्या एक बार देख लो। स्टेटमेंट को जूम आउट कर रहा हूं थोड़ा सा, देखो इसको रीड करें एक बार। It states that sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume for incompressible non-viscous streamline flow always remain constant। अब मैं बताता हूँ इसको क्या मतलब है, इसको 2 मिनट के लिए साइड में करते हैं। अब इसका ये मतलब है, सुनो इसका ये मतलब है, जब भी लिक्विड वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सबका सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। जस्ट लाइक कुछ ऐसी बात है, कोई भी अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसका सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल घट रही होगी, पोटेंशियल बढ़ रही है तो काइनेटिक घट रही होगी। ऐसे ही यहां पर है। यहां पर देखो जो चीज समझ में आ रही है, इस एंड पर पोटेंशियल भी ज्यादा है और काइनेटिक भी ज्यादा है, तो प्रेशर कम हो जाएगी। इस एंड पर काइनेटिक भी कम है, पोटेंशियल भी कम है, तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो। लेकिन ओवरऑल सम 100 रहेगा। वो 100 कैसे भी हो सकता है, चाहे वो 20 30 50 हो, या वो 20 20 60 हो, या वो 10 30 60 हो, कुछ भी हो, लेकिन सम हमेशा 100 रहेगा। इन तीनों एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। ये बेसिकली बर्नौली थ्योरम है, और ये वैलिड किसके ऊपर है, सिर्फ आइडियल लिक्विड के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट बात है। डायग्राम बनाओ जल्दी से, फिर इसको प्रूफ करते हैं। हाँ जी, हाँ नहीं, गैसेस के केस में बोलते हैं ऐसी गैस जो विस्कस फोर्स कम लगाए। अभी विस्कस फोर्स इन्होंने पढ़ नहीं रखा है, इसलिए मैं बात ज्यादा उसकी जिक्र नहीं कर रहा हूं। एक बार प्लीज इस डायग्राम को बनाओ जैसे बना रखा है। डायग्राम बना लिया क्या, चलो फिर देखो, जूम करो इसको, चलो ओके। ओके बस हो गया अब तो यार, साथ साथ ही बनाते रहना। देखो थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूं इसको, स्टेटमेंट तो तुम लिख लेना अपने आप शॉर्ट में। देखो यहां पर मैं ऐसा लिखता हूं कि, अरे यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ऐसा लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कहां पर है भाई, बी पर। काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। बी पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ। मास सेम मान लेते हैं यार, अगर कहते हो तो मास सेम देखो, हाँ हाँ बिल्कुल बना लो। अरे मास सेम मान लेते, मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा डायग्राम। मास सेम मान लेते हैं। A1 V1 डेल्टा टी इक्वल्स टू A2 V2 डेल्टा टी इक्वल्स टू AV डेल्टा टी। सही है। ये चीज मेरे को बताने की दोबारा जरूरत है कि मैं अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में प्रूफ कर आया हूं कि मास जितना इंटर होगा उतना बाहर निकलेगा। तो AV, ये
इसकी जगह भी देखो, मास 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, AV1 डेल्टा टी। अरे यार इसका मतलब क्या है, एरिया, और V1 डेल्टा टी का मतलब क्या है, वही डेल्टा x1। इससे क्या बन गया, ये एरिया, ये वॉल्यूम बन गया। तो और साथ में क्या आएगा, डेंसिटी भी तो आएगा, राइट। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास 1 को, यार ये इंपॉर्टेंट बात है, मास 1 को मैंने क्या लिखा, देखो दोबारा से कन्वर्ट करके दिखाता हूं, फिर वहां से समझ लेना। मास को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर ये मास 1 है तो वॉल्यूम 1 डेंसिटी 1। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, एरिया, एरिया को शॉर्ट में ले रहा हूं यहां पर, एरिया 1। मैं तो डायरेक्टली लिख रहा था, बट समझाने के लिए बता रहा हूं फिर से दोबारा से। डेल्टा डेल्टा x1, सॉरी ये आएगा, नहीं ये रुको, ये आएगा यहाँ पर A1 V1 डेल्टा टी, ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम, और डेंसिटी के लिए आ जाएगा रो, राइट। और मास 2 के लिए क्या लिख दूंगा, A2 V2 डेल्टा टी, और क्या आ जाएगा रो। लेकिन मास जितना इंटर और उतना बाहर निकल रहा होगा उतने टाइम में, तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूं कि M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M। तो जहां पर भी मास दिखेगा मैं ये बाय डिफॉल्ट लिख दूंगा AV डेल्टा टी रो। अब जैसे कि यहां पर हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर लिखा जाएगा। यहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv2 स्क्वायर। यहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv1 स्क्वायर। तो यहां पर हाफ m कॉमन, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दिस विल बी माई डेल्टा के ई, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, हाफ AV डेल्टा टी रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसको हटा देता हूं यहां से। तो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेम वे में, रुको, सेम वे में मैं निकालूंगा यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। अच्छा, तो बी पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh2 माइनस ए पर कितनी है, mgh1। बहुत आसान, यहां पर mg बाहर, अंदर बचेगा h2 माइनस h1, और फिर से m को ओपन कर दो यहां पर, AV डेल्टा टी रो g h2 माइनस h1, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन बना दे भाई, जल्दी से इतना कर लो पहले। आसान है, कुछ भी नहीं है यार, एक ही लॉजिक है जो बार बार लगाया मैंने। छोटा लिख लो साथ साथ ही, डाउट के लिए रुक जाना फिर आप। अब मेरे पास तो है, किताब भी तो चाहिए, मेरे पास है। मैंने इसी चक्कर में ना 10:30 से 1 बजे तक कोई क्लास नहीं रखी। मैंने कहा 2 घंटे आपको पढ़ा दूं। मेरे को लगा कि आप आओगे तो उसी टाइम बता दूंगा। तो तू रुक जा फिर, कोई नहीं। आप मुझे घर का एड्रेस बता दो ना, अगली बार मैं आपके घर के रात को अगर मुझको याद आएगा कि टाइम देना, मैं 11 बजे नोक कर दूंगा, बेटा टाइम बताना जरा, मैं कल उसी टाइम पढ़ा दूंगा आपको। कहाँ पर घर है आपका? चलो यार सबके सामने ना बताओ, कहीं और बच्चे पहुंच जाए। भाई लिख लिया क्या? 1 मिनट ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, सुनो सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसके बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, देखो जरा। इसके बाद मैं निकालूंगा वर्क डन, प्रेशर एनर्जी नहीं, वर्क डन निकालूंगा सीधा। देखो वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, तो मैं लिखता हूं यहां पर वर्क डन
एट ए, सुन लो पहले ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ नहीं आएगी वरना, प्लस वर्क डन एट बी। प्लीज अब सुनो, ए पर कितना वर्क डन हो रहा है, यहां पर वर्क डन का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिखता हूं फोर्स लग रहा है F1, डिस्प्लेसमेंट हो रही है डेल्टा x1, यहां पर लिखता हूं फोर्स F2, डिस्प्लेसमेंट हो रही है डेल्टा x2। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, अब देख, सुनो ध्यान से। अब इस एंड पर तो लिक्विड सारा का सारा सामने मूव करेगा ही करेगा, राइट? तो इस वाले लिक्विड पर तो हो रहा है पॉजिटिव वर्क डन, लेकिन जब ये लिक्विड कुछ हाइट पर चला जाएगा, ज्यादा हाइट पर, तो लिक्विड बैक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा और इसको धकेलना। लेकिन सामने मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो यहां पर सपोज करो कि कोई हमारे पास सफेयर है जिसको रोल करना है हमने कंटिन्यूसली। जब यहां पर रोल करेंगे इसको तब तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, लेकिन जब ये सफेयर एक हाइट पर चला जाएगा तो ये बैक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा पर्सन के ऊपर, राइट? तो इसलिए हम ये कंसीडर करेंगे यहां पर कि यहां पर तो वर्क डन का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। प्लीज, यहां पर तो वर्क डन का नेचर कैसा है, पॉजिटिव, बट यहां पर कैसा है, नेगेटिव। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कहीं और हो रही है, फोर्स पीछे लग रहा है, राइट? तो इसकी वजह से मैं यहां पर इसकी वजह से जो यहां पर हम वर्क डन की इक्वेशन बना रहे हैं, ये जो ए है ना, ये एक पॉइंट की बात कर रहा हूं जो लो हाइट पर है, एरिया। हाँ, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 है, तो उसको जनरली हमने ए ले लिया। सुनो, इसलिए यहां पर ना वर्क डन बी के आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब आगे फोर्स 1 को क्या लिख सकता हूं, प्रेशर 1, एरिया 1। डेल्टा x1 को क्या लिख सकता हूं, V1 डेल्टा टी। फोर्स को लिखा मैंने प्रेशर इंटू एरिया, डेल्टा x1 को लिखा वेलोसिटी इंटू टाइम। सेम बात यहां पर है, प्रेशर इंटू एरिया, वेलोसिटी इंटू टाइम। लेकिन ए वी डेल्टा टी, मतलब A1 V1 डेल्टा टी किसके बराबर है, A2 V2 डेल्टा टी। तो इसलिए मैं एक काम कर सकता हूं, ए वी डेल्टा टी कॉमन लेकर अंदर क्या लिख सकता हूं, P1 माइनस P2। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन, जो किसके बराबर आ गई, वर्क डन के। हाँ, या माइनस आएगा, सॉरी। बनाओ जल्दी से इसको, मैं 3 इक्वेशन बना दी, इसके बाद आसान है कहानी। सिर्फ एम नहीं लिख सकता ना, डेंसिटी नहीं है यहाँ पर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। माइनस इसलिए आया क्योंकि हाइट पर जाने के बाद लिक्विड बैक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। क्यों पॉजिटिव फोर्स लगेगी, नीचे तो पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं हम, लेकिन जब लिक्विड ऊपर चला जाएगा एक हाइट पर, तो वो लिक्विड अपनी हाइट की वजह से बैक फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, लेकिन डिस्प्लेस ऊपर की तरफ ही हो रहा है। हाँ, बनाओ जल्दी से। काव्या लिख लिया, कशिश लिख लिया। वर्क डन एट ए, देख बताता हूं, वर्क डन एट ए प्लस वर्क डन एट बी, बट बी का वर्क डन नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ गया साइन वहां पर। फॉर्मूला तो यही है, वर्क डन एट ए प्लस वर्क डन एट बी, बट बी का वर्क डन का नेचर नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आया। नेगेटिव ने बता दिया बैक फोर्स। चलो अब अगला स्टेप, अगला स्टेप है वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, सुनो,
वर्क पावर एनर्जी याद करा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो वर्क डन है उसको लिखा जा सकता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि मुझे इक्वेशन 3 जो हमने इक्वेशन 3 बनाई है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 मेरी वर्क डन की इक्वेशन ही थी। क्या निकाला उसमें हमने, P1 माइनस P2 और बाहर क्या आया था, AV डेल्टा टी। इक्वेशन 1 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ AV डेल्टा टी रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी, ओ ये हाँ AV डेल्टा टी रो, हाँ ये था ना। अरे एक मिनट, इक्वेशन 1 यही थी, इक्वेशन 2 यही थी और इक्वेशन 3 यही थी। अब एक काम करते हैं ना, यहां पर देखो इसके अंदर AV डेल्टा टी है, यहां पर भी AV डेल्टा टी है और यहां पर भी AV डेल्टा टी, उड़ा दो। बचेगा क्या हमारे पास, P1 माइनस P2, रो 1 नहीं आएगा, गलत बोल रहा है भाई तू, रो V2 स्क्वायर माइनस रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2, हाँ रो GH1, 1 वाले एक साइड 2 वाले एक साइड, 1 को यहीं पे रखो, वहां से भी 1 वाला उठा लो यहां पर, प्लस रो G किसके बराबर आ गया, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये आ तो क्या, देखो अब इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअल में वही चीज है कि नहीं। ये देखो हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी बन गया। तो देखो ये रहा हाफ रो v स्क्वायर, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो, क्या बन गया, ये आ गया। प्रेशर एनर्जी होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो प्रेशर। तो इससे पता लग रहा है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट A इक्वल्स टू सम ऑफ प्रेशर एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट B। मोरल ऑफ द स्टोरी कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH रिमेन कांस्टेंट। ये हमारी बर्नौली थ्योरम है, मैथमेटिकली ये बर्नौली थ्योरम है। इसको लिखो जरा, ये बहुत आसान है, 5 नंबर कंफर्म है CBSE में इसके। मैं पढ़ देता हूं, V1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। हाँ हाँ डायरेक्ट क्यों लिखा, 1 वाले एक साइड और 2 वाले एक साइड करे। चलो आगे चलते हैं इससे। कंटेंट पूरा होना चाहिए यार। मंडे को लिक्विड का टेस्ट है कॉम्पिटिटिव, एक टेस्ट तो लूंगा उससे पहले, या तो अभी दे दो या बुधवार। वो अभी ग्रेविटेशन तो आज ही चेक करके दे दूंगा। तू फर्स्ट टाइम 11th कर रहा है, हम बहुत सारी 11th निकाल चुके हैं, हमको पता है कि क्या करना है। कहने का मतलब नहीं समझा तू, क्योंकि 11th तुम नहीं करते, तुम्हारे साथ हम भी 11th करते हैं। समझ आ रहा है बता, बिल्कुल सिंपल तरीका है ना, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई डिफरेंशिएशन। क्या जरूरत है, भाई
प्लीज इस वीडियो में किसी एकेडमी का नाम मेंशन ना करो, नहीं कहीं भी चली जाए। ना 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 ना, ना। मुझे कोई बात नहीं, फिर भी जो भी है। अरे बस 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 बस, चलो भाई अब सुनो बस। नेक्स्ट टॉपिक, ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत टॉर्सली लोनी है, इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। हेडिंग दो जरा, हेडिंग दो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। पहले बताता हूं इफ्लक्स का मतलब क्या है, जल्दी लिख ले। पहले लिखो जरा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स होता क्या है? ई डबल एफ एल यू एक्स, इफ्लक्स, ई डबल एफ एल यू एक्स, इफ्लक्स। अब तो लिख लिया होगा। इफ्लक्स, इफ्लक्स चलो अब सुनो प्लीज, एक्चुअल में इफ्लक्स का क्या मतलब है समझ लो जरा। डेनिस इधर देख भाई, इफ्लक्स पता है किसको बोलते हैं? इफ्लक्स बोलते हैं इस चीज को कि हमने सपोज करो हमारे पास कोई भी सिलेंडर है जिसके अंदर पानी है, तो अगर यहां पर मैं इसके अंदर होल कर दे तो सारा पानी ऐसे लीक आउट होगा। यहां पर अगर होल करूंगा तो पानी कुछ ऐसे लीक आउट होगा, यहां पर होल करूंगा तो पानी कुछ ऐसे, मतलब कि हमने यहां पर जो इफ्लक्स नाम दिया वो इस मूविंग लिक्विड को नाम दिया जो होल के थ्रू बाहर आ रहा है। दिस इज बेसिकली इफ्लक्स। अब यहां पर इसका एक डायग्राम बना रखा है, यहां पर इसका एक डायग्राम बना रखा है हमने, देखो। हाँ बताता हूं, देखो इधर, यहां पर इस डायग्राम में क्या है कि क्लोज, यहां पर मैं बता देता हूं कि ये क्लोज कंटेनर है एक। अगर क्लोज कंटेनर होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा होगा, राइट। तो मैंने बोला कि क्लोज कंटेनर, ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको रीजन 2 नाम दिया, बीच में कहीं एक होल कर दिया जिससे लिक्विड बाहर की तरफ निकलेगा। ऐसे लिक्विड जिस रफ्तार से बाहर की तरफ निकल रहा है उस वेलोसिटी को v1 नाम दिया। यहां पर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक, बिकॉज दिस इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। इसकी हाइट यहां तक है h, ग्राउंड से इसकी हाइट है y1, और इस लिक्विड लेवल की हाइट ग्राउंड से कितनी है? y2। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, क्या हो रहा होगा यहां पर? इस लिक्विड का लेवल तो ऐसे नीचे की तरफ फॉल हो रहा होगा, तो ये बना दिया मैंने v2। अगर पानी यहां से बाहर निकलेगा तो लिक्विड का लेवल ऐसे नीचे जाएगा, है ना। अगर ये ऊपर वाला एरिया, ये एरिया कौन सा ऊपर वाला? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये वाला एरिया कौन सा? ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्चुअल में यहां पर एक चीज अभी से समझ लो कि A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, राइट। तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाता हूं तो A2 V2 किसके बराबर आएगा? A1 V1 के। और V2 अगर मुझे निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा? A1 बाय A2 इंटू V1। बट अगर तुम एक चीज को नोटिस करो, ये वाला फैक्टर क्या है? वेरी लार्ज। अरे A1 के कंपैरेटिवली A2 बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से जिसे V2 को मैं नियरली क्या ले सकता हूं? 0। मतलब कि अगर आप एक बोतल में होल कर दोगे, अगर आप एक बोतल में होल कर दोगे, होल करते ही ये वाला लिक्विड तो आपको तेजी से निकलता हुआ नजर आएगा। अरे होल करते ये लिक्विड तो आपको तेजी से निकलता हुआ नजर आएगा, लेकिन लिक्विड का लेवल किस रफ्तार से फॉल कर रहा है वो आप नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, नहीं। ठीक है, तो इसको बनाओ जैसे मैंने बना रखा है, इस डायग्राम को क्लियर करो, जल्दी से बनाओ, इस पे क्वेश्चंस बनते होते भाई, बनाओ जल्दी से। डेफिनेशन की जरूरत नहीं, तू ये लिख। बताता हूं, देख समझाता हूं, देख। ये वाला जो होल है ये सपोज कर 1 मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया, और ये वाला जो है ना ये है 10 मीटर। अगर तू एरिया का कंपैरिजन देखे, 1 मिलीमीटर को तू किससे डिवाइड कर रहा है? 10 से।
1 मिलीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, सॉरी, तो 1 इंटू 10 रेज टू पावर -6 अपॉन में 10, तो वेलोसिटी कितनी रह जाएगी? सिर्फ 10 की पावर -5, 0.00001। क्यों? अरे हाँ सॉरी, 10 की पावर -7 हो जाएगी, यानी कि जीरो, बहुत ज्यादा कम। डिनोमिनेटर बड़ा है ना, देख A1 A2 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? A2 बहुत ज्यादा बड़ा है यार। एक सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर एक पिन से होल कर दे, सिलेंडर का एरिया और एक पिन, वो वाला फ्लक्स। क्या बात समझ आ गई? ये वाली डायग्राम ना, डायग्राम के बाद तो कुछ भी नहीं है कहानी, इसकी बर्नौली लगेगी इसके अंदर सिर्फ। बर्नौली साइंटिस्ट का नाम था। कल को तूने कुछ कर दिया, भंडारी थ्योरम है। सरनेम तो कुछ भी हो सकता है। जितने जितने भी साइंटिस्ट थे एक्चुअल में ये ब्रिटिश यूरोपियन साइंटिस्ट थे। ये यहाँ पर आकर गीता और ये एंशिएंट बुक्स को पढ़कर गए। हाँ हाँ एग्जैक्टली, कॉपीराइट्स अपना लगा लिया। जो ब्लैक होल की थ्योरी थी वो रामानुजन ने कर दी थी थ्योरम। वो तो बहुत जबर, रामानुजन जैसा तो कोई मैथमेटिशियन आज तक नहीं हुआ, कोई भी नहीं। सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर उसने प्रूफ कर रखा है, जीरो नहीं होता, माइनस शायद -1/17 होता है, -1/12, हाँ शायद, हाँ 1 ऐसे कुछ होता है। हाँ क्या कह रहे हो सर, मैं समझा नहीं। ठीक है, चलो बस सामने ध्यान दो अब। यार डायग्राम तो बना लिया होगा। चलो अब यहां पर ना, यहां पर बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे। यूजिंग बर्नौली थ्योरम कैसे अप्लाई होगी देखो। ऊपर की तरफ प्रेशर कितना है? P प्लस हाफ रो। अच्छा ये इधर 2 वाली टर्म्स चल रही है ना, तो हम ऐसा लिखते हैं, आप सबके पास बुकलेट है वो वाली, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सबके पास है? पहले 90 क्वेश्चन करते हैं, ट्राई कर लेना, फिर डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल मॉड्यूल है ना आपके पास? सबके पास वो नहीं मॉड्यूल, इसके बाद नहीं है, उसके बाद नहीं है, मॉड्यूल ले लियो, पहले 90 क्वेश्चन ट्राई करके आ गए, ठीक है, फिर मैं डिस्कस करूंगा। हाँ जी फिर 90। ठीक है। इधर देखो भाई, अब सुनो, इधर 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 लक्ष्य पहुंचा, इधर देख, इधर, हाँ सुनो, इस लेवल पर, यहां पर प्लीज एक बार देखो, यहां पर इस लेवल के लिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी? हाइट कितनी है इसकी? y2, तो इसलिए लिखा मैंने रो जी y2, रो जी h2 था ना, रो जी h2 की जगह क्या आ गया? रो जी y2। यहां पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी? हाफ रो v2 स्क्वायर, हाफ रो v1, ठीक है। और प्रेशर कितना होगा? P2, राइट। तो मैं लिख देता हूं यहां पर P प्लस, लेकिन अभी हमने बोला ना कि v2 की वेलोसिटी तो नेग्लिजिबल है, तो इसलिए क्या बचेगा यहां पर? P प्लस रो जी y2 इक्वल्स टू, इस तरफ प्रेशर की जगह क्या आएगा? एटमॉस्फेरिक, तो यहां पर लिख दिया मैंने P एटमॉस्फेरिक प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी y1, बर्नौली थ्योरम। अरे यार कितनी बार बताऊं, एरिया बहुत ज्यादा है देख डिनोमिनेटर में, यही तो बात, उसको तू सो रहा था क्या थोड़ी देर पहले? अब यहां पर सुनो, यहां पर आएगा P1 माइनस PA प्लस रो जी y2 माइनस रो जी y1 इक्वल्स टू हाफ रो v1 स्क्वायर। प्लीज देख लो हो क्या रहा है यहां पर, फिर तुमको स्टेप नहीं समझ आएंगे, बंद कर ले ये इंस्टा की चैट। ठीक है, P माइनस PA,
इसको लिख देता हूं प्लस रो जी y2 माइनस y1 डिवाइड में रो और उधर से 2 यहां पर भी आ जाएगा और यहां पर भी आ जाएगा, वहां पर क्या बचेगा सिर्फ v1 स्क्वायर। इसके बाद हाँ अभी बताता हूं, दिव्या सिंधु y2 माइनस y1 का वैल्यू क्या है? हाँ तो इसलिए यहां पर जो y2 माइनस y1 आ रहा है ना, यहां पर आ जाएगा 2 रो जी एच डिवाइड बाय रो, हाँ भी कर देंगे कोई बात नहीं, ये 2 p माइनस पी ए डिवाइड बाय रो, सारे के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट इक्वल्स टू v1। मेरा मेन मोटिव तो v1 निकालना था ना, तो अब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा देख, ये यहां पर तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो लिख दूंगा 2 p माइनस पी ए बाय में रो 2gh, बस यही है ना। अब सुनो इसका एक स्पेशल केस भी देख लो साथ साथ ही, अगर कंटेनर ऊपर से ओपन होता, इफ कंटेनर बिकम ओपन कंटेनर अगर मैं ऊपर ओपन कर दूं तो ये भी क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, है ना। और ऐसा केस में P और P देखो यहां पर P है ना, P किसके बराबर हो जाएगा, PA के, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा खत्म। उस केस में क्या होगा 2 PA माइनस PA डिवाइड बाय रो प्लस 2GH, उस केस में जो रिजल्ट रहेगा सिर्फ क्या रह जाएगा रूट 2GH। दोबारा से बताता हूं कि करा क्या, दोबारा देखो मैंने यहां पर क्या किया, जब डायग्राम बनाया था तो मैंने बर्नौली थ्योरम अप्लाई करी। बर्नौली थ्योरम कैसे, यहां पर देखा कि क्या है तीनों चीजें, प्रेशर P है, प्रेशर P2 है तो लिख दिया P2, वेलोसिटी V2 है तो लिख दिया हाफ रो V2 स्क्वायर, इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है y2 तो लिख दिया मैंने रो जी y2, तीनों एनर्जी का सम लिख दिया। अब इसकी बात करें यहां पर प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक वेलोसिटी है v1 तो हाफ रो v1 स्क्वायर, हाइट कितनी है y1 तो रो जी y1, कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद ये वाले फैक्टर में v2 खत्म ही हो जाएगा क्योंकि इट इज अप्रोक्सीमेटली 0, बचा कितना p2 की वैल्यू p रो जी y2, इधर की तरफ है सारा कुछ सेम। मेरा मेन मोटिव है v1 स्क्वायर निकालना, तो इस टर्म को यहीं पे रखा, बाकी सारा कुछ उधर भेज दिया, आगे तो रेस्ट इज कैलकुलेशन ओनली। बनाओ जल्दी से। हाँ हाँ काइनेमेटिक्स जैसी ही है ये, अभी करते हैं और इसको डिटेल में करते हैं। और टेक योर टाइम, इसको नोट डाउन करो। यहां पर रो जी y2 PA, ये P है, रो तो ये है यार जिसमें ऐसे जा रखा होगा, ये है, भेज देता हूं।
बना लिया क्या? किसका मैच आ रहा है आज? हो गया ओपनर्स का सेंचुरी दोनों की? फुटबॉल नहीं देखते तुम? फुटबॉल बढ़िया चल रहा है इससे तो। चलो बस अब सुनो, इसके बाद ना इसको, हाँ इसको भी लेके चलते हैं कॉम्पिटिटिव की तरफ थोड़ा सा, इसको लेकर चलते हैं कॉम्पिटिटिव की तरफ। अब मैं निकालूंगा हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ मुझे पता है यार, आई नो दैट। इसको मैं अब लेकर चलूंगा कॉम्पिटिटिव की तरफ। मैं ये निकालूंगा कि हॉरिजॉन्टल रेंज किस पे डिपेंड करती है और लिक्विड कितने टाइम में नीचे गिरेगा। चलो देखो प्लीज, ये थोड़ा सा अलग काम है, अब देख लो। ये मैंने ना ओपन कंटेनर की बात करी, यहां पर दिस इज ओपन कंटेनर, ये लिक्विड है ऐसे। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स आई होप आपको याद होगा। ये लिक्विड कैसा मोशन फॉलो कर रहे हैं ग्राउंड पे गिरते वक्त? पैराबोलिक, है ना? लिक्विड ऐसे गिर रहे हैं ना। अब देख एक मिनट, रुक रुक, ये हाइट कितनी है हमारी? उस y1 थी, है ना? y1 थी शायद, ये y1 थी, है ना? अब मैं ऐसा बोलता हूं कि कितने टाइम में लिक्विड नीचे गिर रहा है, तो लिक्विड की ये वाली वेलोसिटी तो कितनी है? u इनिशियल, एक मिनट, u इनिशियल, बट u इनिशियल कहां पर? सिर्फ x एक्सिस में। uy का वैल्यू कितना है? 0, क्योंकि निकलते वक्त लिक्विड ऊपर थोड़ी जा रहा है, सामने की तरफ जा रहा है ना, ऐसे गिर रहे हैं। तो यहां पर मैं ऐसा बोलता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन मैं y एक्सिस की बात कर रहा हूं, अलोंग y एक्सिस। अलोंग y एक्सिस लिक्विड ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी होगी y1 ग्राउंड पे गिरने के लिए? u की जगह आएगा uy, t की जगह टाइम जो मुझे निकालना है, प्लस हाफ ay और यहां पर t। डिस्प्लेसमेंट क्या नीचे की तरफ है तो माइनस y1। याद करो मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा डिटेल में पढ़ाया था मैंने। uy का वैल्यू 0 प्लस हाफ, और g को हमेशा कैसे लेते थे हम? नेगेटिव t स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? 2y1 डिवाइड बाय g अंडर रूट। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। along y axis, along y axis, ठीक है? तो कितने टाइम में लिक्विड गिरेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी हाइट से गिरेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा रेंज भी निकाल लेते हैं ना, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अगर ऐसे पूछता रहा तो फिर तो मैं पढ़ाता ही रहूंगा। अरे हॉरिजॉन्टल रेंज सुनो भाई, तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या था? हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तुम प्रोजेक्टाइल भूल गए हो, है ना? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या था? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट 2g h या y1? हाँ 2g h थी, ठीक है। h का मतलब है ये वाली हाइट, राइट? ऐसा ही था, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आई? रूट 2g h, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? अंडर रूट 2y1 बाय में g। तो ये बेसिकली हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा। ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। बनाओ जल्दी से इसको। y एक्सिस अलोंग, टाइम ऑफ फ्लाइट में जी है नीचे। हम ऐसे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं वैसे, देखो ये ऐसे हो गया ना, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू hy1, ऊपर क्या है? रूट g डिवाइड बाय रूट g। अगर फाइनल रिजल्ट लिखना है तो ये आएगा 2 अंडर रूट hy1। ये हॉरिजॉन्टल रेंज 2
अंडर रूट एच वाई वन। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब मिलेगी? होल को कहां पर करूं? मैं चाहता हूं कि लिक्विड मैक्सिमम पॉसिबल दूरी पर जाए, होल को कहां पर होना चाहिए? हाँ बता, कैसे सोचा? ये बात तो कैसे सोच रहे हैं? ज्यादा नीचे होगा तो जल्दी गिर जाएगा, ज्यादा ऊपर होगा तो कैसे? इसको मैं प्रूफ करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। हाँ, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट। मंच मैं सोच रहा हूँ हीट के लिए लूंगा। इसका लेवल हो सकता हीट हीट मतलब इसका ले की ले लेना। हीट की क्लास तो रखूंगा मैं। वही क्लास की बात कर रहा हूँ बेटा पता नहीं, एक तो मेरी केमिस्ट्री मेरी फिजिक्स की क्लास हमेशा केमिस्ट्री इंग्लिश, क्या टाइमिंग बताओ, कौन सा टाइमिंग है जहाँ क्लास नहीं है? चलो यार, बस आज आखिरी बात और कर लेते हैं। यार तुम बातें कर, तो मुझे लगता है तुमने लिख लिया है, वरना कोई मूर्ख ही होगा जो बातें करेगा लिखते लिखते। देखो सुनो, देखो लिसन। तो सवाल ये है कि आर को मैक्सिमम करने कब हो सकता है? मैं काम करता हूं इसको ना बिना इंटीग्रेशन के, वरना इसको करने का एक तरीका है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा लगा के कर सकता हूं। डी आर बाई डी एच इक्वल्स टू 0। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा पढ़ रखा क्या मैथ तुमने? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा निकालना नहीं आता तुमको? अरे यार, वरना इसको किया जा सकता है डी आर बाई, इसको डी आर बाई डी एच से 0 कर दूंगा, मेरे को एच की वैल्यू पता लग जाएगी कि कितनी रखनी है। मैं इस चीज को ना स्किप करे बिना बता सकता हूं बिल्कुल सटीक रिजल्ट। देखो कैसे, बिना डिफरेंशिएशन के, एक कॉमन सेंस लगा के सिर्फ। जो बच्चे मेडिकल के, उनको कोई जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन यूज करने की। देखो एक्चुअल में सुनो, यहां तक एच है और ये वाला y1 है, सही है क्या? सुनो, है ना? और हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कितनी है? 2 अंडर रूट एच y1। अल्टीमेटली देखा जाए तो r ना प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है h और y1 के, ठीक है? तो अगर मैं टोटल हाइट को 10 मान लेता हूं, मान लिया चलो 10 इक्वल्स टू एच y1, ठीक है? बस बंद कर ले इसको भाई। तो सुनो एक मिनट, एच और y1 का प्रोडक्ट कब मैक्सिमम हो सकता है सोचते हैं? 1 इंटू 9 कर दूं, 9 होगा। 2 इंटू 8 कर दूं, सम तो 10 आना चाहिए ना इनका, 16। 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 6 और 5 इंटू 5। अब तक प्रोडक्ट मैक्सिमम आ गया, इसके बाद तो फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो अगर y1 का वैल्यू टोटल हाइट का आधा हो जाए, या फिर अगर h इक्वल्स टू y1 हो जाए, तो मुझे r मैक्सिमम मिलेगा। यानी कि अगर कंटेनर के बिल्कुल मिडिल में होल होगा सच दैट कि ये भी 5 हो जाए और ये भी 5 हो जाए, तभी मुझे 25 मिल सकता है और r मुझे मैक्सिमम मिलेगा। अगर मैं इसको 3 कर दूं, इसको 7 कर दूं, प्रोडक्ट कितना मिल रहा है? प्रोडक्ट 21 मिल रहा है, जो कि मैक्सिमम नहीं है बिल्कुल भी, राइट? तो इसलिए इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, होल शुड बी इन मिडल, ठीक है? होल शुड बी इन, ये समझ आई बात? तो यही आज का न्यूमेरिकल कर ले इसके ऊपर एक। चलो अगले लेक्चर में देखते हैं इसके, ठीक है? न्यूमेरिकल्स आज के लिए इतना ही करते हैं। वो तो
हो गया, इसमें क्या है?